Hello guys, good morning. Welcome back on For My Educational Hub. In this video we will start a new topic और new unit. तो ये यूनिट नंबर है 3। तो यूनिट नंबर 3 में बेसिकली 2 चैप्टर है। चैप्टर वाइज बात करो, मेनली अपना जो है, देखो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो या कहीं पे भी पढ़ रहे हो, किसी में भी मेन चीज़ है कि आपके अंदर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूनिट पढ़ रहे हैं, उसमें कंटेंट क्या आने वाला है। तो कंटेंट पे मैटर करता है। भले उसको जैसे किसी पब्लिकेशन में आप उसको 2 चैप्टर में डिवाइड कर देते हैं, किसी पब्लिकेशन में 1 चैप्टर में रहता है वो पूरा मटेरियल। तो ये मैटर नहीं करता कि 1 चैप्टर है या 2 है या उनको 3 चैप्टर में डिवाइड कर रखा। मैटर ये करता है कि उसके अंदर यूनिट के अंदर जो कंटेंट आ रहा है वो क्या है। ठीक है, तो कंटेंट इसके अंदर 2 टाइप का है। तो मैं इसको 2 चैप्टर में डिवाइड कर रहा हूँ। 2 टाइप के हैं तो 2 चैप्टर में डिवाइड कर रहा हूँ। मैं इसकी यूनिट नंबर 3 बोल रहा हूँ, है ना। ये यूनिट नंबर कौन सा 3, राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिसाब से यूनिट नंबर 3 है ये। ठीक है। अब देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या शेखावटी यूनिवर्सिटी या मत्स्य आरआर या फिर भरतपुर का जो आता है चलता है सूरजमल वाला, वो कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो, उनमें ये यूनिट नंबर 4 है। ठीक है, क्योंकि वो राजस्थान यूनिवर्सिटी को फॉलो करते हैं। बाकी और में बात करें तो यूनिट अलग हो सकता है, लेकिन अंदर का कंटेंट सेम ही होता है। और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो देखो अगर मैं बात करूँ इस यूनिट में चैप्टर है, 2 चैप्टर है। एक तो चैप्टर है उसको बोलते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज और इसको बोलते हैं ऊष्मीय गुणधर्म। ऊष्मीय गुणधर्म। एक है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, इसको बोलते हैं विद्युत ये गुणधर्म। क्या मायने हैं, मीनिंग क्या है इनका समझना। देखो, यूनिट नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि हमारा जो भी सॉलिड मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है, उसमें कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, उसको स्टडी करना हो तो उसका डेंसिटी क्या होगा, उसमें प्लेन्स किस तरीके से एडजस्ट होंगे, क्या स्ट्रक्चर है, इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देखी हमने। तो हमने बिल्कुल बेसिक 0 से स्टार्ट किया था कि एक सॉलिड मटेरियल है, उसको पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले लेटिस मानते हैं, जालक में पॉइंट्स पे हम लोग पॉइंट्स मान लेते हैं। उन पॉइंट्स पे हम लोग क्या एटम्स और मॉलिक्यूल्स रखते हैं, परमाणु अणु रखते हैं, जिसको आधार बोलते हैं। तो आधार और जालक मिलके अपना क्या पूरा क्रिस्टल बन जाता है। लेटिस और बेसिस मिलके पूरा क्रिस्टल का निर्माण होता है। और ये क्रिस्टल अलग टाइप के होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर ब्रेविस लेटिस के बारे में बात की थी, हमने बहुत सारी बातें की थी, है ना। और वो सब कुछ रेसिप्रोकल लेटिस, बहुत सब कुछ पढ़ लिया हमने। अब हम लोग चलो हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली कि सॉलिड मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्लियर। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सॉलिड मटेरियल है, डिफरेंट टाइप के मटेरियल हो सकते हैं सॉलिड में भी। कोई किस टाइप का बना हुआ, कोई किसी अलग मटेरियल का, कोई अलग मटेरियल का, कोई अलग मटेरियल का। तो उनके गुण जो है, प्रॉपर्टीज, वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज, कौन से प्रॉपर्टीज की बात करने वाला हूँ अभी मैं, उसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे एक मटेरियल है, जैसे लोहे का बना हुआ है, उसको मैं गर्म करूँ तो वो फटाफट गर्म हो जाता है। फटाफट गर्म होने का मतलब है, जैसे मान लो एक चिमटा है, उसको मैं स्टोव पे या चूल्हे पे रख देता हूँ एक तरफ से, तो वो गर्म होता इस सिरे तक पहुँच जाता है, ऐसा होता है। इसका मतलब है कि यहाँ से एनर्जी मिली उसको, और जो ऊष्मा है मतलब हीट, वो हीट एक पोजीशन से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। तो कितना स्लो जाएगी, कितना फास्ट जाएगी, जल्दी जाएगी या धीरे धीरे जाएगी। अलग मटेरियल में हो सकता है कि जाए नहीं, किसी दूसरे मटेरियल में जल्दी जाएगी। सॉलिड मटेरियल भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं ना। एक लोहे का बना हुआ है, एक मान लो प्लास्टिक का है, एक अलग हो। तो मटेरियल टू मटेरियल जो थर्मल एनर्जी है, ऊष्मीय ऊर्जा है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी तो वो किस तरीके से फ्लो होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। मतलब ऊष्मीय गुणधर्मों के बारे में, ऊष्मा से रिलेटेड, थर्मल एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, वो इस चैप्टर के अंदर होंगे, थर्मल एनर्जी से, थर्मल प्रॉपर्टीज पे एक चैप्टर तो ये। ठीक है, ऊष्मीय गुणधर्म इसके अंदर आएंगे, जिसमें विशिष्ट ऊष्मा है। विशिष्ट ऊष्मा को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया, उनके जो सारे थ्योरीज है वो इसके अंदर आएंगे। उसके बाद में ये तो हो गए थर्मल प्रॉपर्टीज। उसके बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ये तो हो गया कि चलो ऊष्मा कैसे प्रवाहित होगी। अब हम लोग करंट की बात करेंगे कि करंट सॉलिड मटेरियल के अंदर कैसे फ्लो होगा, धारा का प्रवाह कैसे होगा।
कम होगा या ज़्यादा होगा, उसको एक्सप्लेनेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी, और उस थ्योरी को हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में, विद्युतीय गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे कि करंट कैसे फ्लो होगा, क्या क्या थ्योरी है उसकी, और इसमें हम लोग थर्मल एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि ऊष्मा कैसे प्रवाहित होगी, थर्मल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम लोग पहले ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी जो चैप्टर बचे हैं 3, उनमें सबसे बड़ा चैप्टर यही है, क्योंकि बड़ा चैप्टर क्या, बड़ा यूनिट, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर है, बाकी के जो है वो छोटे हैं। जैसे सेकेंड यूनिट की बात करूँ मैं, वो बहुत मतलब छोटा यूनिट है, ज़्यादा उसमें टाइम लगने वाला नहीं है, सबसे बड़ा अभी यही बचा है। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग यूनिट, ये चैप्टर नंबर इसको 2 बोल सकता हूँ मैं, तो ये थर्मल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज, ऊष्मीय गुणधर्म, ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज वाला। थर्मल प्रॉपर्टीज, ऊष्मीय गुणधर्म। ऊष्मीय गुणधर्म। अब ये जो ऊष्मीय गुणधर्म है, इसके अंदर भी मैं मेन टॉपिक्स लिख देता हूँ, ताकि आपको आइडिया भी रहे कि हम लोगों को किस वे में फोकस करना है टॉपिक्स पे। देखो, इसमें जो एक टॉपिक है, सबसे पहले तो हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, और इसमें 1 डायमेंशनल, 1D, एक परमाणुवीय, एक विमीय, एक परमाणुवीय, इसको बोलते हैं नॉर्मल मोड, एक परमाणुवीय जालक की सामान्य विधा, सामान्य विधा, 1D मोनोएटमिक लेटिस के अंदर बात करेंगे हम लोग किसकी, नॉर्मल मोड्स की, नॉर्मल मोड्स। ये है एक पहला टॉपिक, तो ये होगा। सेकंड टॉपिक, ये 1 डायमेंशनल है, फिर होगा 1 डायमेंशनल, लेकिन अभी एक परमाणुवीय था, अभी द्विपरमाणुवीय आएगा, अलग अलग टाइप के परमाणु आएंगे। द्विपरमाणुवीय, ये क्या आएगा, 1 डायमेंशनल डायटमिक, डायटमिक लेटिस के लिए। ठीक है, ये जो कैलकुलेट करेंगे ना, इसके अंदर मैं मोटा मोटा आइडिया बताऊं तो इसमें जो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ओमेगा और के, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। के तो होता है 2π/λ, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, और ये क्या होता है, तरंग संचरण नियतांक होता है, वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ये के। तो के और ओमेगा के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे इन दोनों में ही, मतलब इन दोनों जो टॉपिक है, इनका जो डेरिवेशन होगा, उनके लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आएगा, वो रिजल्ट क्या शो करेगा, ओमेगा और के बीच में रिलेशन बताएगा ये। तो ओमेगा और के के बीच में जो रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं परिक्षेपण संबंध, डिस्पर्जन रिलेशन। इसका मतलब है कि इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, डिस्पर्जन रिलेशन। तो कई बार क्या एग्जाम में ऐसे भी बोल देता है कि डिस्पर्जन रिलेशन फाइंड आउट करो मोनोएटमिक के लिए, 1 डायमेंशनल, या डायटमिक के लिए। तो डिस्पर्जन रिलेशन भी बोलते हैं इसको, परिक्षेपण संबंध। हिंदी वाले हिंदी के लिखते रहे, इंग्लिश वाले इंग्लिश के वर्ड्स लिखते रहे। जिसको दोनों लिखना है वो दोनों लिख सकता है, जिनका किसी को ट्रांसलेशन का नॉलेज अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो। ठीक है, ये टॉपिक होंगे सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। क्लियर है? एक अच्छे से कर लिया तो दूसरे में थोड़ा सा कैलकुलेशन ही डिफरेंट होगा, बाकी बेसिक कंसेप्ट सेम होगा, तो एक को अच्छे से देख लेना। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे फोनॉन्स की। फोनॉन्स, जैसे फोटोन होता है ना, उसी तरीके से फोनॉन भी एक चीज़ होती है, फोनॉन। और फोनॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, इसके गुणों के बारे में बात करेंगे, इसके गुणधर्म एवं गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इसके बाद में छापते रहना, पॉज करके छाप लेना इसको।
इसके बाद में हम लोग विशिष्ट ऊष्मा के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। ये भी अलग अलग टाइप की होती है विशिष्ट ऊष्मा भी। मोलर विशिष्ट ऊष्मा भी होती है एक, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। और भी होता है इसके अंदर, एक होता है ग्राम स्पेसिफिक हीट भी होती है, एक और होता है लेटिस मतलब जालक विशिष्ट ऊष्मा, जालक विशिष्ट ऊष्मा, इसको बोलते हैं लेटिस स्पेसिफिक हीट। यहां से जो क्वेश्चन बनता है, यहां से छोटा क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं यहां से, क्योंकि टॉपिक ही छोटे छोटे हैं। इनमें क्या होता है, इनकी डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, एक एक दो दो फॉर्मूले हैं वो लिखने पड़ते हैं इनके, एक एक दो दो स्टेप के। तो ये इस पे क्या कभी कभी पूछता है तो तीनों डेफिनेशन साथ में पूछ लेता है। इस पे भी छोटा क्वेश्चन बनता है, इस पे भी जनरली जो बनता है शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। इस पे लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ये बड़े टॉपिक है, इन पे डेरिवेशन पे इन पे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनता है लॉन्ग क्वेश्चन एक तो, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये हो गया। अब पहले तो हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्माएं हैं उनकी डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे समझ लेंगे कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं। लेकिन ये तो स्पेसिफिक हीट की नॉर्मल डेफिनेशन है कि स्पेसिफिक हीट होता है क्या, विशिष्ट ऊष्मा। उसके बाद में सॉलिड मटेरियल के अंदर स्पेसिफिक हीट का जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन किया गया, और उसको एक्सप्लेन किया गया अलग अलग साइंटिस्ट ने। तो वो जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दी उसको स्टडी करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर स्पेसिफिक ऊष्मा के जो विशिष्ट ऊष्मा के जो सिद्धांत स्पेसिफिक हीट के वो डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत, विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत। और ये सिद्धांत, तीन सिद्धांत है आपके सिलेबस में, तीन ही है बेसिकली है। एक तो है क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी जो है विशिष्ट ऊष्मा का चिरसम्मत सिद्धांत, चिरसम्मत सिद्धांत मतलब सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से जो दिया गया वो। और ये जो है दो लोगों ने बताया था इसके बारे में, ड्यूलोंग और पेटिट, ड्यूलोंग एंड पेटिट, पेटिट, ड्यूलोंग एवं पेटिट, ये दो लोगों ने बताया था। तो इसको ड्यूलोंग पेटिट थ्योरी भी बोलते हैं या क्लासिकल थ्योरी बोल लो, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ये छोटा सा थ्योरी है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, ये छोटे क्वेश्चन में आता है, जनरली आता है, तो ठीक है। इसके बाद में अगर बात करूँ, दूसरा एक और थ्योरी है, ये आइंस्टाइन का थ्योरी है। आइंस्टाइन ने बताया था, आइंस्टाइन सिद्धांत, आइंस्टाइन सिद्धांत, जो कि पूरी तरीके से सही नहीं है। ये तो मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन में अप्लाई हो पाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स से जो कैलकुलेट किया वो ज़्यादा सही नहीं है। फिर आइंस्टाइन ने बताया इससे थोड़ा बेटर, लेकिन वो भी एक लिमिटेड है, वो भी अच्छा नहीं है पूरी तरीके से। आइंस्टाइन जो थ्योरी है, आइंस्टाइन जो थ्योरी है वो भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। इसके बाद में एक और आया साइंटिस्ट, उसका नाम था डिबाई। तो डिबाई ने बताया, डिबाई सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, डिबाई सिद्धांत। डिबाई वैसे भी सबसे अच्छा है इनमें, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये पूरा चैप्टर में ये ही कवर होंगे बस, ये जो मैंने टॉपिक्स करवाए ना पूरे चैप्टर के अंदर, ये टॉपिक कवर होंगे ये। अब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, क्योंकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना पड़ेगा। एक सेकेंड, मैं लाइट्स पे थोड़ा सा ध्यान दे देता हूँ। लाइट अभी ठीक है। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें हम लोग, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये जो है वन डायमेंशनल लेटिस वाला, ये इंपॉर्टेंट है। बड़े क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, बड़े क्वेश्चंस की। एक
ये डिबाई सिद्धांत वाला, और अगर एक ये भी बात कर सकता हूँ। इन तीन पे मैं ज़्यादा स्पेसिफिकली बात करूँगा, मुझे लगता है कि इन तीनों में पे ज़्यादा होना चाहिए। इस पे डिबाई सिद्धांत पे आइंस्टाइन सिद्धांत से भी ज़्यादा बात मैं जोर दे रहा हूँ मैं। तो 3 स्टार का मतलब है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 2 स्टार का मतलब है कि इससे कम इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं। आने को तो कुछ भी आ सकता है क्योंकि सारा सिलेबस में है, और फिजिक्स के जो पेपर्स होते हैं मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि एक यूनिट के अंदर 2 चैप्टर है तो आप एक चैप्टर पढ़ लो, दूसरे से काम चल जाएगा, दूसरा हटा सकते हैं। ऐसा नहीं होता, फिजिक्स में क्वेश्चन मर्ज होके आते हैं, मिक्स होके आते हैं, ठीक है। एक छोटे क्वेश्चन में बात करूँ तो स्पेशली इस पे बात करूँगा, शॉर्ट क्वेश्चन में ये वाला, ठीक है। क्लियर है, ये बात है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा टॉपिक, एक परमाणुीय जालक की सामान्य विधा, ये स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। पहला टॉपिक ये पूरा सिलेबस है फर्स्ट चैप्टर का, थर्मल प्रॉपर्टीज का, मतलब थर्ड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर का थर्मल प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर है। इसको मैं चैप्टर नंबर 2 बोलने वाला हूँ आगे चल के। तो ये इसके अंदर ये सारा मटेरियल आएगा, ठीक है। अब हम लोग चालू करेंगे एक परमाणुीय जालक की सामान्य विधा। जो इसको ठीक से समझ लेगा उसको ये भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा कैलकुलेशन का डिफरेंस है, बाकी थ्योरी बेसिक एक ही है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे एक परमाणुीय जालक की सामान्य विधा। स्टार्ट करें, चलो एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूँ, आप ये पॉज करके ये कॉपी कर लो। चलो क्लियरिटी ठीक है ना, ठीक है। चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक एक परमाणुीय जालक की सामान्य विधा। ठीक है, एक विमीय भी लिखा जाता है स्टार्टिंग में इसमें, एक विमीय, क्योंकि हम लोग वैसे तो एक विमीय की बात करेंगे इसमें। एक विमीय तो लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसको परिक्षेपण संबंध भी कैलकुलेट करने के लिए बोले तो परिक्षेपण संबंध भी इसी को बोलते हैं। अगर एग्जाम में कुछ ऐसा लिख दिया जाए तो इसको भी समझ जाना है कि 1 डायमेंशनल के लिए परिक्षेपण संबंधी यही है थ्योरी सारी, ठीक है। तो क्या है, नॉर्मल मोड फॉर 1 डायमेंशनल मोनोएटमिक लेटिस, और इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन रिलेशन। डिस्पर्जन रिलेशन ये अपना थ्योरी है। ये थ्योरी क्या बोलता है समझना। ऐसा है कि कोई सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है, तो सॉलिड मटेरियल में हमने बोला कि सॉलिड मटेरियल को हम लोग स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से मान लेते हैं कि उसमें क्या है, लेटिस पॉइंट्स होते हैं, इन्फानाइट अनंत जालक बिंदु होते हैं, उनके ऊपर परमाणु होते हैं, उस तरीके से। तो इन्होंने बोला कि चलो देखो सॉलिड मटेरियल है, उसमें जो ऊष्मा का प्रवाह होगा या ऊष्मा का प्रवाह नहीं भी हो तो मेरी बात समझना, इसमें ऐसा है कि कोई सॉलिड मटेरियल है, जैसे रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है कमरे के ताप पर, तो रूम टेम्परेचर पे उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा उस सॉलिड मटेरियल का। जैसे रूम टेम्परेचर है मान लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो मटेरियल है, ये मटेरियल है, तो इसका भी 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि इसका हर एक जो एटम है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, काइंड ऑफ एवरेज अगर मान लूँ तो इसका मतलब है कि ये जो अंदर मटेरियल है उनमें टेम्परेचर है। टेम्परेचर होने का मतलब है कि उनमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। टेम्परेचर है तो उनके मतलब परमाणु के पास में एनर्जी है, ऊष्मा, अगर उनका ताप है तो उनके पास में ऊर्जा है, एनर्जी है। अब उनके पास में एनर्जी है तो जो सॉलिड मटेरियल के जो पार्टिकल है, एनर्जी है तो गति करने की कोशिश करेंगे, मोशन के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन वो क्या होता है, बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं, बंधों द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, तो वो ऐसे फ्रीली तो मूव हो नहीं सकते सॉलिड मटेरियल के पार्टिकल।
तो वो क्या करते हैं, गति करने की कोशिश करते हैं। अब वो ज़्यादा फ्री होके तो गति कर नहीं सकते, फ्रीली तो मोशन करेंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, इधर जाएंगे, फिर वो इधर वाला बॉन्ड वापस से खींच लेगा तो फिर इधर आ जाएंगे, फिर ये बॉन्ड वापस से खींच लेगा तो इधर आ जाएंगे। तो वो ऐसे ऐसे गति करते रहते हैं, ऐसे ऐसे मोशन करते रहते हैं। ये जो मोशन है इसको हम लोग बोलते हैं कंपन, वाइब्रेशन। वैसे तो एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द गति होगी तो इसको तो हम लोग बोलेंगे दोलन, लेकिन दोलन को एक और दूसरे तरीके, मतलब ऑसिलेशन, दोलन और ऑसिलेशन को दूसरे तरीके से हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। इस कंडीशन में जो दोलन गति हो रही है वो कैसी है, कंपन गति है, वाइब्रेशन हो रहा है। तो सॉलिड मटेरियल के अंदर रूम टेम्परेचर या ज़्यादा टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर भी पर क्या होता है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, कंपन होता है। अब वो कंपन होता है तो वो एनर्जी को पास करते हैं एक तरीके से। जैसे मान लो इस तरीके से होता है कि जैसे सॉलिड मटेरियल है तो उसके पार्टिकल्स होंगे ऐसे, मतलब ये मान लो लेटिस पॉइंट है, ये जालक बिंदु है सॉलिड मटेरियल के अंदर, क्या है, जालक बिंदु है, ऐसे जालक बिंदु है। अब इनके बीच में क्या होता है, बंद बने हुए रहते हैं, इनके बीच में क्या होता है, बंद बने हुए रहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, रुको एक मिनट, थोड़ा दूर दूर बनाते हैं ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी दिखे अपने को। ऐसा है, इस तरीके से सॉलिड मटेरियल के लिए लेटेस्ट पॉइंट्स होंगे बहुत सारे। अब इनमें क्या होता है, जैसे एक पार्टिकल को एनर्जी दे दी हमने तो ये पार्टिकल ऐसे गति करेगा, मोशन करना स्टार्ट करेगा, मोशन करेगा तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। इस बॉन्ड को हम लोग स्टडी पर्पज से हम लोग एक स्प्रिंग की तरह बता देते हैं कि ये बॉन्ड जो है स्प्रिंग की तरह है, ताकि हम लोगों का क्या विजुअलाइजेशन करने में, इसको समझने में थोड़ा ईजी लगे। ये लो, इस तरीके से हम लोग बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं स्प्रिंग की तरह, ताकि कैलकुलेशन करने में और इसको समझने में थोड़ा ईजी रहे। तो हम लोग इसको ईजिली समझ पाएंगे कि एक पार्टिकल जब दूसरे के ऊपर धक्का मारेगा तो ये स्प्रिंग में क्या होगा, कंप्रेशन या एक्सपेंशन होगा, खिंचाव या संपीड़न होगा। तो ये या तो स्प्रिंग का प्रसार होगा या संपीड़न, कंप्रेशन या एक्सपेंशन होगा। उसकी वजह से क्या होगा, इस पार्टिकल पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो ये स्प्रिंग दबेगी तो ये इस आगे वाले पार्टिकल के पास में एनर्जी जाएगी। आगे वाले पार्टिकल के पास में अगर एनर्जी जाती है तो फिर ये आगे वाले को भी दबाएगा तो ये इस पार्टिकल के पास में भी एनर्जी पहुंचेगी, फिर ये पार्टिकल आगे वाले को दबाएगा तो ये इस पार्टिकल के पास में भी एनर्जी पहुंचेगी। इस तरीके से करते हुए सॉलिड मटेरियल्स में क्या होता है, कंपन स्टार्ट हो जाती है। एक जगह पर आप एनर्जी देते हो तो वो दूसरे एटम पे जाती है, तीसरे एटम पे जाती है, और इस तरीके से सारे एटम जो है वो कंपन गति करने लग जाते हैं, वाइब्रेशन से स्टार्ट कर देते हैं। और इस तरीके से ही एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी पहुंच जाती है, थर्मल एनर्जी है जो भी है। आई बात समझ में? इस तरीके से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे क्या होता है, एनर्जी चली जाती है। जैसे अगर मैं विजुअलाइजेशन की बात करूं तो इस चीज को देखना है एक बार, ये देखो, ये शायद देख पा रहे होंगे, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं। एक बार ट्राई कर लेता हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? ओ, ये अच्छी तरीके से आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन ये शायद फिर भी आपको थोड़ा बहुत ये, अगर जहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो वन डायमेंशनल की बात करूँ तो देखो, आप इनमें से किसी भी एक लाइन की बात कर लो। ये जो मैंने बनाया है एक पर्टिकुलर लाइन की बात कर रहा हूँ। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे ये ले लो, मान लो ये वाला सीन, इसमें क्या हो रहे हैं, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक इधर जाएगा, वो दूसरे पे टक्कर करेगा, वो तीसरे पे जाएगा। टक्कर करने का मतलब ऐसे नहीं कि टच ही करेगा, कोलिजन जरूरी नहीं, वो ऐसे कंप्रेस करेगा तो बीच में स्प्रिंग है। अब देखो यहाँ पे स्प्रिंग दिखाया नहीं गया, वो स्प्रिंग जो है हमारा मेंटली आइडिया है, हमारा क्या थ्योरेटिकल आइडिया, वो हमने सोचा है कि वहाँ पे स्प्रिंग की तरह मान लो ताकि समझने में ईजी लगे। बाकी स्प्रिंग थोड़ा ना होता है सॉलिड मटेरियल के अंदर, नहीं होता, पर वो ऐसा है कि वो बॉन्ड इस तरीके से काम करता है जैसे स्प्रिंग का कंप्रेशन या एक्सपेंशन होता है, उस तरीके से दिखता है। तो हम लोग उसको स्टडी करने के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो एक पार्टिकल ऐसे करेगा, दूसरा भी ऐसे करेगा, तीसरा भी ऐसे करेगा, ऐसे करते करते एनर्जी आगे तक पहुंच जाएगी, लास्ट तक। क्लियर है? जैसे ये हर जगह पे होता है, ये यहाँ पे भी होता है। जैसे
यहाँ पर हवा है, मैं बोल रहा हूँ तो क्या होता है, यहाँ से एनर्जी, ये जो हवा के पार्टिकल इनको टच करते हैं, ये ऐसे करते हैं, फिर ये यहाँ पर इसको टच करता है, फिर ये ऐसे इसको टच करता है, ऐसे करते करते सामने तक आप बैठे हो वहाँ तक आपके कानों तक एनर्जी पहुँच जाती है। इस तरीके से होता है। आई बात समझ में? ये तो मैं गैसेस की बात कर लिया, लेकिन सॉलिड में एक्चुअल में इस तरीके से जो है इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो आओ, ये ऐसा है। ठीक है, ये मटेरियल है। तो अभी जो मैंने ये बोला ना, ये सब कुछ, ये इतनी देर मैंने कहानी सुनाई, इसको हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे स्टार्टिंग में, फिर इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखते हैं, एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लूँ, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू लिखेंगे। 4-5 मिनट बचे हैं तो इसको मैं थोड़ा लिख लो। हम लोग ऐसे बात करेंगे कि नॉर्मली तो देखो, जब इनका टेम्परेचर 0 होता है तो क्या करते हैं, ये अपनी जगह पे ही रहते हैं पार्टिकल्स। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है या रूम टेम्परेचर पे भी ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, मोशन करने लग जाते हैं, वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं, इससे एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी चली जाती है। तो लिखो, 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर ठोस पदार्थों के जालक बिंदु, 0 केल्विन ताप पर ठोस पदार्थों के जालक बिंदु अपनी स्थितियों पर नियत बने रहते हैं, अपने स्थितियों पर नियत बने रहते हैं, परंतु 0 केल्विन से उच्च ताप पर, 0 केल्विन से उच्च ताप पर क्रिस्टल के पास ऊर्जा आ जाती है, क्रिस्टल के पास ऊर्जा आ जाती है, जिसके कारण, क्रिस्टल के पास ऊर्जा आ जाती है, जिसके कारण जालक बिंदु कंपन करने लगते हैं। क्रिस्टल के पास ऊर्जा आ जाती है जिसके कारण जालक बिंदु कंपन करने लगते हैं, जिसके कारण जालक बिंदु कंपन करने लगते हैं। इन कंपनों से एक स्थान पर दी गई ऊर्जा क्रिस्टल से होते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, क्रिस्टल से होते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर टिक टिक करता हूँ यहाँ पे इसको, तो यहाँ पर भी अपने को सुनाई देता है, मतलब इसको कान पर टच करोगे तो एनर्जी पहुँचेगी। जैसे आपने कभी सुना हो कि दीवार के कान लगा लेना आप यहाँ पे, है ना, और कहीं दीवार पर दूसरी जगह पे भी अगर कोई टच कर रहा है ना, तो वो आवाज़ भी आपके यहाँ तक पहुँच जाती है, क्योंकि दीवार के थ्रू जो वाइब्रेशंस आते हैं वो आपको फील होते हैं। एग्जैक्टली आवाज़ नहीं सुनाई दे, लेकिन वो एक वाइब्रेशन आपको फील हो सकते हैं यहाँ पे कि हाँ कुछ मोमेंट हो रहा है वहाँ पे। ठीक है ना, मतलब दीवार पे आप कान टच करोगे, दीवार पे दूर भी कहीं पे कुछ मान लो टक टक कर कोई भी कुछ भी कर रहा है, दीवार को टच कर रहा है, ये वहाँ पे कुछ दीवार पे कुछ भी कर रहा है, तो वहाँ पे अपने को वो इंप्रेशंस आ जाते हैं यहाँ तक। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो इसको। एट द जीरो केल्विन टेम्परेचर lattice points remains at 0 Kelvin temperature, lattice points remains at its mean position, but when temperature increases, lattice points start to vibrate and oscillatory motion takes place in the lattice,
एंड ऑसिलेटरी मोशन टेक्स प्लेस इन दी लेटिस। आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है।